नमस्कार दोस्तों। जापान के साइंटिस्टों ने पहली बार पौधों को संवाद करते हुए देखा है। वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। शोध से पता चला उनको कि पौधे भी आपस में बात करते हैं और बात करते हुए जो उनकी रियल टाइम फुटेज थी वो कैप्चर किया गया है जापान के साइंटिस्टों द्वारा। तो आइए जानते हैं कि पौधे किस तरीके से बात करते हैं। ये जापान के जो साइंटिस्ट हैं कैसे प्रूव किए हैं। सोच से पता चला है कि जो पौधे के आसपास के पौधे होते हैं वो खतरे की चेतावनी देते हैं दूसरे पौधों की। जैसे चेतावनी देने के लिए करते क्या है, यह एक गंध के समान वायुजनित यौगिक छोड़ते हैं जिसे बोला जाता है कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। यही छोड़ते हैं। किस प्रकार से छोड़ते हैं पौधे, जैसे कि कोई भी कीड़ा किसी पौधे पर बैठता है तो उसे नष्ट कर देता है, या किसी और तरीके से पौधे जब नष्ट हो जाते हैं तो ये अपने पड़ोसी पौधे यानी कि जो इसके बगल वाला पौधा है उसको एक गंध, वायुजनित गंध छोड़ता है और वो वाष्पशील गंध होता है, यौगिक होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता है, वह दूसरे पौधे के ऊपर पड़ता है। तो ये अपना रिएक्शन देना शुरू करता है। दूसरा पौधा अपना रिएक्शन देना शुरू करता है अपने पत्तियों के माध्यम से, अपने कैटरपिलर के माध्यम से, थालियाना पौधे होते हैं उनके माध्यम से, मतलब इन सब सारी चीज़ों से ये अपना रिएक्शन देता है और अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देता है जो बगल वाला पौधा है। तो इससे पता चला है कि भाई पौधे भी जो होते हैं ना आपस में संवाद करते हैं। तो ये रिसर्च करने के लिए जो जापान के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थालियाना पौधे का इस्तेमाल किया था जो सरसों परिवार की एक घास वाला पौधा है। उसी का वाले कंटेनरों से जुड़े एक वायु पंप का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने जो क्षतिग्रस्त पौधे थे उस पौधे में जो कैल्शियम सिग्नलिंग थी उसके फटने को देखा, उसको फटने को देखा कि किस प्रकार से फटा है और किस प्रकार से ये सिग्नल दे रहा है अपने पड़ोसी वाले पौधे से कि आप अपने आप को डिफेंड कर लो, कोई कीड़ा है या कोई बाहरी से आपके ऊपर क्षति पहुंचने वाला है। इस प्रकार से पता चला कि पौधे भी आपस में बात करते हैं। इसको प्रूव किया गया है किसके द्वारा, जापान के साइंटिस्टों के द्वारा ये प्रूव किया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है वो ये होता क्या है। जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता है वास्तव में एक कार्बनिक रसायन होता है जो रूम टेम्परेचर पर, ध्यान रखिएगा, जो रूम टेम्परेचर पर उच्च वाष्प दबाव होता है। इसमें मतलब कि रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर ही अगर वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ को या यौगिक को रखा जाता है तो मतलब कि रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब भी ये बहुत तेज़ी से वाष्पशील होना शुरू कर देता है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही बहुत तेज़ी से ये वाष्पशील होना शुरू कर देता है। तो ये था वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो आइए जानते हैं कि जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता है इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, मतलब कि जो हम लोग का जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जो VOC होता है, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ यानी यौगिक होता है, जिनमें पेंट, वार्निश, मोम और विभिन्न सफाई, डिग्रेजिंग और कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल होते हैं। इन सब सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का। ये था वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और पौधे की इसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं अपने बगल वाले पौधे को, यानी संवाद करते हैं। सूर्योदय योजना के बारे में दिया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूर्योदय योजना शुरू किया गया था। सूर्योदय योजना है क्या, इस योजना के तहत गरीब और मध्यम आय समूह वाले लोगों को सौर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि छत पर सोलर पैनल के माध्यम से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना और जो बिजली सप्लाई है उसकी डिमांड को पूर्ति करना और जो अतिरिक्त बिजली बचती है उसको ग्रिड से जोड़ना। इसका टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि लगभग 1 करोड़ जो घर हैं उसके छत पर सोलर ऊर्जा स्थापित करना, जिससे 1 करोड़ परिवार को छत से डायरेक्ट सौर ऊर्जा पहुंच प्रदान करना। तो ये रखा गया है। इसमें कौन सी फैमिली शामिल है, गरीब और मध्यम आय वाले परिवार शामिल हैं। इसको 1 करोड़ फैमिली को ये योजना का लाभ दिया जाएगा। यह पहल सरकार द्वारा जो 2014 में एक योजना शुरू की गई थी, रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम, उसी का अनुसरण करते हुए स्टार्ट किया गया है सूर्योदय योजना। इसमें दिया क्या किया जाएगा, जो सोलर रूफ टॉप प्रणाली है यानी सिस्टम है, सोलर छत प्रणाली है, इसके अंतर्गत एक सौर छत प्रणाली में सौर मॉड्यूल्स होगा, इन्वर्टर्स हो गया, अन्य विद्युत घटक होंगे जैसे मीटर्स हो गया, केबल्स हो गया, ये सब सारी शामिल होंगी। इनका एक पैकेट ही दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के बारे में दिया है, यानी अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन। भारत सरकार द्वारा अन्वेषण और विकास के लिए 3 और भी तेल और गैस के जो ब्लॉक होते हैं उसके पेशकश की है, तेल और गैस के ब्लॉक को पेशकश की है। और उसमें से जो वेज बैंक है इसे भी खतरा आ गया है, जो वेज बैंक है इसे भी खतरा आ गया है। वेज बैंक है क्या, इसके बारे में जानेंगे। अन्वेषण के लिए पहचाने गए जो ब्लॉक होता है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, समुद्री जीवन के लिए एक आदर्श स्थान भी होता है, उसमें से भी है एक वेज बैंक। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं, फिर मैप के द्वारा वेस्ट बैंक को दिखाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने एक यौगिक होता है। ये मिलते कहाँ हैं, जहाँ पर क्रूड ऑयल्स होता है यानी कि जो कच्चा तेल होता है, और फिर उसके बाद जो प्राकृतिक गैस होता है, फिर कोयला होता है, ये जहाँ पर तीनों चीज़ मिलते हैं वहीं पर मिलता है हाइड्रोकार्बन्स, वहीं पर मिलता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो ये मिलते कहाँ हैं, पृथ्वी में। पृथ्वी का जो पपड़ी यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जहाँ में पपड़ी में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं वहीं पर देखा जाता है। तो जो हाइड्रोकार्बन है इसकी मात्रा वहाँ पर अधिक मात्रा में मिलती है। तो आइए देखते हैं वेट्स बैंक के बारे में। यहाँ है भारत, इंडिया है, यहाँ पर है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर दूर में फैला हुआ है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वेस्ट बैंक। यह एक समुद्र तल है यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ है, यानी कि उथले पानी से ढका हुआ महाद्वीपीय शेल्फ है। ये जैव विविधता के लिए समृद्ध है और यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र है, और यहीं पर पेट्रोलियम और तेल खनन करने के लिए पेशकश की गई है। तो ये खतरा में आ गया है। तो याद रखिएगा जो वेस्ट बैंक है ये कहाँ पर है, कन्याकुमारी, भारत में स्थित है। भारत का जो कन्याकुमारी है उसी के दक्षिण में स्थित है, कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। ये फैले कितना में हुआ है, 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है वेस्ट बैंक। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है कुमकी हाथी के बारे में दिया है। इस चर्चा में क्यों आगे हैं, उड़ीसा में मानव और हाथी के बीच में संघर्ष चल रहा है। मानव हाथी के बीच में संघर्ष क्या होता है, सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं। जैसे कि जो जंगल होते हैं, जंगल के आसपास जो खेत होते हैं, खेत में किसान खेती करते हैं, तो और फिर उसके बाद इसके बीच से रोड भी गुजरती है। तो रोड गुजरती है तो इस पर से भी मानव चले, मतलब मनुष्य यहाँ से रोड से गुजरते हैं, तो हाथी आती है तो कभी कभी मनुष्यों पर अटैक कर देती है। तो मनुष्य भी क्या करते हैं, हाथी को मारने के लिए वो भी रेटियालेट्स करते हैं या कोई भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं हाथियों को मारने के लिए, भगाने के लिए। और वहीं खेत में भी हाथी चली जाती है तो भी इसे भगाने के लिए मानव उस पर अटैक करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है लगातार चलता रहता है। हाथी मनुष्यों को अटैक करती है, मनुष्य हाथी पर अटैक करते हैं। तो उड़ीसा में इस संघर्ष को रोकने के लिए कुमकी हाथी, तमिलनाडु के 4 कुमकी हाथी मंगवाने की बात की है, उनको महावतों सहित। ये कुमकी हाथी है क्या, इनकी खासियत क्या है, तो ये जो कुमकी हाथी है इनके ऊपर महावत बैठे हुए हैं। कुमकी हाथी एक प्रशिक्षित बंदी हाथी है। इनका उपयोग किया जाता है जो जंगली हाथी हैं उनको फंसाने के लिए, बचाने के लिए, शांत करने के लिए। जैसे कि बीच में है जंगली हाथी, ध्यान रखिएगा, बीच में जंगली हाथी है, इसके अगल बगल है कुमकी हाथी। ये ट्रेंड होती है यानी कि प्रशिक्षित हाथी होती है। तो ये करते क्या है कि जैसे कि इनके पैर में और फिर उसके बाद कहीं गर्दन पर पट्टा या रस्सी बांधा रहता है जो जंगली हाथी रहती है। तो ये कुमकी हाथी ट्रेंड होती है। कोई भी मनुष्य या भीड़ भाड़ एरिया की तरफ ये घूमती है तो जैसे ये रस्सी पकड़ के अपने मुंह से खींच देती है कि उस तरफ मत जाओ, इधर चलो। तो ये काफ़ी ट्रेंड हाथी रहती है। तो ये मंगाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, कहाँ से, तमिलनाडु से। आगे बढ़ेंगे, कैमरून्स अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है मॉस्कीरिक्स नाम रखा गया है, जिसका लक्ष्य यही है कि इस साल और अगले साल यानी कि आगे और पीछे मिलाकर 2 सालों में लगभग 2.5 लाख बच्चों को टीका प्रोवाइड्स कराना है मॉस्कीरिक्स का। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है यानी कि जो WHO है इसके द्वारा सपोर्टेड यानी समर्थित वैक्सीन है मॉस्कीरिक्स। ये लगभग 30% तक इफेक्टिव है, यानी 30% तक ये मेडिसिन यानी जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है। इसकी 4 खुराक दी जाती है, किसी भी बच्चों को मलेरिया खत्म करने के लिए 4 खुराक तक दी जाती है। इसमें इतनी खामियां हैं क्योंकि 30% तक ही इफेक्टिव है, इसके बाद भी WHO ने इसको अनुमोदित यानी समर्थन कर दिया है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी ज़्यादा मलेरिया फैली हुई है तो इस मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए दवाओं की कमी है, तो इस वैक्सीन को दे दिया गया है।
वैश्विक मलेरिया से होने वाली जो 95% डेथ यानी मौतें होती हैं उसे कम करने के लिए ये अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी कारगर होगा। आगे इसमें दिया है, इस मैट्रिक्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है RTX यक्स यानी मास्क्रिक्स को दिया जाता है। 2021 में भी WHO के द्वारा मंजूरी से दे दी गई थी। 2015 के बाद से एक फैक्ट यहाँ पर है, 2015 के बाद से 9 देशों को WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये देश कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका है, किर्गिस्तान है, पैराग्वे है, उज्बेकिस्तान है, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, चीन है और अल सल्वाडोर है। 2021 में जो सबसे लेटेस्ट है चीन और अल सल्वाडोर है। 2021 में इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नाम याद रखिएगा। मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक रूप से पहल की गई है। WHO के द्वारा E25 2025 पहल स्टार्ट किया गया है। तो ये 2025 पहल है क्या? मतलब कि 2025 तक WHO के द्वारा इनिशिएटिव जब लिया गया है, 2025 तक 25 देश को ऐसे कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब छाटा जाएगा जो सक्षम है कि 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन यानी कि खत्म कर सके। तो 25 देशों की पहचान की जाएगी, इसीलिए WHO के द्वारा 2025 पहल स्टार्ट किया गया है। उसके साथ साथ WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति भी है 2016 से 30 तक। बेसलाइन है 2015 और 2020 तक मलेरिया के मामले और घटनाओं और मृत्यु दर में कम से कम 40% तक कम करना है। कब तक? 2020 तक दिया है। और वहीं 2025 तक क्या टारगेट रखा गया? 2025 तक टारगेट रखा गया है, ये 2020 का टारगेट है। 2020 का 40% तक है और 2025 का टारगेट है कि कम से कम 75% तक मृत्यु और मलेरिया की मामलों में कमी आ जा सके। और 2030 तक टारगेट रखा गया है कि 90% तक मलेरिया को कम करने का टारगेट रखा गया है। आगे है इसमें भारत के द्वारा क्या पहल स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक, याद रखिएगा, भारत का लक्ष्य है 2027 तक मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म करना। इसके लिए मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया है। फोकस है कि इसको कंट्रोल करना, इसे खत्म करना, इसे स्थानांतरित करना। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लॉन्च की गई है 2017 में। भारत सरकार के द्वारा 2017 में मलेरिया उन्मूलन रणनीति लॉन्च की गई है। ये भारत के लगभग 678 जिलों में लागू किया गया है। 2022 तक रहेगा, फिर उसके बाद 2022 के बाद से धीरे धीरे कम करके 571 जिलों में कर दिया जाएगा। 571 जिलों में कर जाएगा। मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन भारत भी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाली एक साझेदारी है। आगे है एक्स साइक्लोन यानी कि एक्सरसाइज साइक्लोन है। ये किन किन देशों के बीच में है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है। ये भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है यानी एक्सरसाइज साइक्लोन है। इसका दूसरा संस्करण हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का जो अध्याय 7 है उसके तहत रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी इलाके में विशेष संचालन से संबंधित संचालन प्रक्रियाओं से दोनों पक्षों को परिचित कराना, कि मतलब कि रेगिस्तानी इलाकों में किस प्रकार से ऑपरेशन चलाया जा सकता है। अभ्यास में सैन्य सहयोग पर चर्चा की गई। सामरिक सैन्य अभ्यास और 3 चरण शामिल किए गए हैं। तो मेन फैक्ट यही है कि ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइक्लोन। ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित की जाती है। युगांडा चर्चा में क्यों आ गया है? हाल ही में जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया है, नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, जो 19वां अभी शिखर सम्मेलन हुआ है युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है, तो चर्चा में आ गया है। तो इस बार की जो थीम रखी गई है यानी कि विषय रखा गया है, क्या रखा गया है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए डीप सहयोग यानी गहरा सहयोग। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए डीप सहयोग। किस चीज़ पर चर्चा हुई है इस बार? इजरायल हमास युद्ध, भारत की विश्व मित्रता पहल, बहुध्रुवी विश्व का आह्वान किया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स है ये कब स्टार्ट किया गया था, ये किस लिए स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले तो इसे 1961 में स्टार्ट किया गया था, शीत युद्ध के दौरान। उस समय शीत युद्ध चल रहे थे, यानी कि एक तरफ था USSR यानी कि जो आज का रूस है, अभी पहले USSR था। एक तरफ था अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके गुट थे। एक तरफ कैपिटलिस्ट था, एक तरफ समाजवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो दोनों की तरफ चल रहा था जंग, दोनों की तरफ जवानी जंग मतलब कि मतभेद चल रहा था।
तो दोनों अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए देशों को आमंत्रित कर लिए थे। तो एक तीसरा गुट निकल कर आया जिसका नाम रखा गया नॉन अलाइनमेंट्स मूवमेंट्स। ये भारत के, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उनके नेतृत्व में इसे स्टार्ट किया गया था 1961 में। 1955 में बालिस यानी कि इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन का नाम था बाडुंग सम्मेलन। उस सम्मेलन में ही 1955 में इसकी नींव रखी गई थी, नॉन अलाइनमेंट्स मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। यह है क्या, इसमें एक ऐसा गुट बनाया गया जिसमें विकासशील देशों का गुट था, विकासशील देशों का एक गुट था। इसमें इन्होंने अपना संकल्प लिया कि नहीं हम इस यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, नहीं हम यूएसए की तरफ जाएंगे, एक अपना अलग ही गुट बनेंगे, नहीं किसी का विरोध करेंगे, नहीं किसी का समर्थन करेंगे। भारत सहित 120 देश नैम के सदस्य हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थाकर चार्टर अधिनियम संधि के बिना ही इसे कारीगर यानी स्टार्ट किया जाता है। हर 3 साल पर इसे आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा, हर 3 साल पर इसे आयोजित किया जाता है गुट निरपेक्ष मूवमेंट्स को। युगांडा के बारे में देख लेते हैं, जहाँ पर हुआ था। इसकी कैपिटल, ये पहले तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो लैंड लॉक कंट्री है यानी कि स्थलबद्ध देश है। इसकी जो राजधानी है कंपाला है। और फिर यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, और उसके बाद खेंजोरी पर्वत और विशाल विक्टोरिया झील है। ये जो झील है लेक विक्टोरिया, ये तंजानिया और युगांडा इन दोनों के बॉर्डर्स पर स्थित है। ये था युगांडा के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।